अच्छा जी। अच्छा जी। एमपीवी आईआरआर हो गया था। उसके बाद में बच्चों आज डिसीजन मेकिंग। डिसीजन मेकिंग में सबसे पहला जो सवाल है ना वो है कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस। लिखिए शाबाश, इसको नोट करें जरा। कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस। अब जरा ध्यान से मेरी बात सुने। फर्ज करें आपकी एक फैक्ट्री है और उसमें आपने मुलाजिम रखे हुए हैं और वो काम करते हैं। हर साल आप मुलाजिमों को $40,000 की सैलरी देते हैं। कितनी सैलरी देते हैं? शक्ल तो थोड़ी कोई नहीं है, बल्कि औकात भी कोई नहीं है। अब समझाने के लिए मजबूरन मुझे ये गुस्ताखाना बात करनी पड़ रही है। ठीक है जी। कितनी सैलरी देते हैं जी? चलो, आपका एक दोस्त आता है, वो कहता है कि यार ये मजदूरों को क्यों रखा हुआ, फारग करो इन लोगों को। जो काम में मजदूर करते हैं वही काम एक प्लांट भी कर सकता है। ओके। आप कहते हैं ठीक है, जरा क्या रेट है प्लांट का? वो कहता है जी प्लांट आज की तारीख में आ जाएगा $1,70,000 का। कितने का आ जाएगा? अच्छा जी। तो क्या प्लांट पूरी जिंदगी के लिए काम करता रहेगा? नहीं, उसकी एक लिमिटेड लाइफ होगी। तो कह दिए प्लांट जो है ना अगले 5 साल तक आपको फायदा देगा। कितने साल तक फायदा देगा? इसका मतलब यह है कि अगले 5 साल तक हमें मजदूरों को 40,000 नहीं देना पड़ेगा, उसकी बचत हो जाएगी। बस मजदूरों का फायदा ये था कि उनको सारे पैसे इकट्ठे नहीं देने पड़ते, 40,000 देने पड़ते हैं। और प्लांट का नुकसान क्या है? इसमें सारे पैसे आज ही देने पड़ेंगे। अब अगर इन पांचों को टोटल करें कितने पैसे बनते हैं? कितने पैसे बनते हैं? 2 लाख। और प्लांट कितने का है? वैसे तो नजर आ रहा प्लांट सस्ता है, ऐसी है। लेकिन मसला ये हो सकता है 1,70,000 आपके पास ना हो, वो मसला भी है। जाहिर तौर पे तो प्लांट सस्ता नजर आ रहा है और मजदूर महंगे, क्योंकि मजदूरों को टोटल 5 सालों में कितने पैसे देने हैं? 5 लाख के 2 लाख? 2 लाख। और प्लांट 1,70 का है। अच्छा, अब 2 लाख और 1,70 का कंपैरिजन ही गलत है। क्यों? क्योंकि 1,70 तो आज पे है, 2 लाख आज पे, तो इनका कंपैरिजन हो ही नहीं सकता।
बल्कि इन सारी वैल्यूज को जमा करके जो आपने 2 लाख बनाया वो भी गलत है। क्या ये जमा हो सकती है वैल्यूज? नहीं हो सकती। क्यों? हर वैल्यू डिफरेंट डेट पे पड़ी हुई है। नहीं बात में लगी? मतलब आपने मैट्रिक के जमाने में कोई चवल मारी होगी, आपने आज भी कोई चवल मारी होगी, तो क्या ये दोनों चवले बराबर है? आज वाली में क्रिएटिविटी ज्यादा होगी, ठीक है ना? तो मैट्रिक वाली और एफएससी वाली चवल इकट्ठी नहीं हो सकती। तो बच्चों, अगर आपने कंपैरिजन करना ही है कि मजदूरों वाली ऑप्शन ठीक है या प्लांट वाली ऑप्शन ठीक है, तो क्या करना चाहिए? इन सबको एक डेढ़ पे लेके आओ, फिर कंपैरिजन हो सकता है। तो ये तो जीरो पे है, 40,000 वाली किस्तें जीरो पे, इनको क्या करना पड़ेगा? जीरो पे लाना पड़ेगा। फर्ज करो जी रेट, महंगाई का जो रेट है वो 6% है। क्या है? तो जो 40,000 वाली किस्तें उसको जीरो पे लेके आओ जरा, क्या आंसर आता है? हाँ जी, निकाला जी? क्या आंसर है जी? 168,495। क्या मतलब है 168,495 का? अब बताएं क्या करना चाहिए? प्लांट लेना चाहिए या लेबर को कंटिन्यू करना चाहिए? क्यों? है? कौन सस्ता पड़ रहा है? लेबर हमें सस्ता पड़ रहा है। क्या मतलब है? कैसे पता लगा सस्ता पड़ रहा है? वैसे तो 2 लाख है। हैं? हाँ खान दासदानी, कौन सस्ता है? कैसे? क्या? बोलता नहीं है? नहीं, तुझसे निकाह की बात चल रही है, तू शर्मा रहा है। सीधी गल दस, शर्मा शर्मा के बैठा है पर मुंह करके। हाँ, क्या बोला है? और सही बता, कौन सी ऑप्शन सस्ती है? क्यों? फिर दांत काट रहा है? कैसे सस्ता पड़ रहा है, कैसे पता लगा? तो उससे क्या आंसर आया? तो 168,495 किसी को देना है? ये किसकी वैल्यू है? किसकी वैल्यू है? प्लांट की वैल्यू है। ये 168,495 प्लांट की वैल्यू है। हाँ। तो ठीक है जी, समझ आ गई? इसका मतलब यह है कि आज अगर हमारे पास 1,68,495 रुपए हो, हम बैंक में रखवा दें, तो बैंक भी ये 40,000 की किस्तें पे कर सकते। बात में लगी कि नहीं लगी? मतलब आज हमारे पास 1,70 होगा तो प्लांट आ जाएगा, लेकिन अगर 1,68 होगा तो बैंक में रखवा देंगे, बैंक खुद ही 40,000 देता रहेगा। तो हमें फिर 1,70 वाली ऑप्शन बेहतर नजर आनी चाहिए या 1,68 वाली? 1,68 वाली। तो यहां तक की बात समझ आई? सोचो ना जरा, इतने पैसे अगर हम बैंक में रखवा दें, बैंक अपना रेट लगाए 6%, तो हर साल 40,000 रुपए बैंक निकाल सकता है कि नहीं निकाल सकता? वो पैसे बैंक से निकलवा के क्या करते रहे? लेबर को पे करते।
तो हमें तो लेबर 2 लाख की नहीं पड़ी, हमें तो लेबर पड़ी 168 की, और प्लांट कितने का पड़ा? तो लेबर ऑप्शन अच्छी है, हम प्लांट बाय नहीं करेंगे। लेकिन लेकिन अगर रेट आपका हो जाए 4%, बैंक का रेट 6% होने की बजाय क्या हो जाए? अब दोबारा आंसर निकालो। हाँ जी, अब कौन सी ऑप्शन बेटर है? ठीक है जी। अगर रेट 6% होगा तो फिर कौन सी ऑप्शन बेटर है? लेबर। और अगर रेट 4% हुआ तो प्लांट वाली ऑप्शन बेटर है। क्या ऐसा भी हो सकता है कि किसी ऐसे रेट पे दोनों ऑप्शन बराबर हो जाए? सोचो सोचो सोचो। अब वो रेट निकालना है जिस रेट पे ये प्लांट और लेबर दोनों वाली ऑप्शन क्या हो जाए? बराबर हो जाए, वो निकालने से। हाँ, कितने क्या? कैलकुलेटर ला गया अपना। ठीक है। हाँ भाई, आंसर आ गया सबका? अच्छा, रेट कैसे निकाला आपने? इन दोनों ऑप्शनों को क्या कर दें? इक्वल रख दें, कि प्लांट और लेबर दोनों क्या हो गए हैं? बराबर हो गए। 170 तो जीरो पे था, 40,000 की किस्तों को जीरो पे ले आते हैं, उसमें प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एनुटी का फार्मूला लग जाएगा, और उसमें आर अननोन रख लेंगे। ठीक है जी। तो 6% पे कौन सी ऑप्शन बेटर थी? लेबर। 4% पे और 5.67 पे, ये दोनों ऑप्शन क्या है? बराबर। तो ये बात सबको समझ आ गई? कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस क्लियर है? अब इसी तरह से एक और सिनेरियो भी है, लीज वर्सेस बाय डिसीजन। लीज वर्सेस बाय डिसीजन।
हाँ जी, लिख लिया। अच्छा जी, अब जरा सुने। फर्ज करो जी, आज आपको एक मशीन मिलती है 1 लाख रुपए की। कितने की मशीन मिलती है? आपका दोस्त कहता है कि यार क्या करनी है मशीन लेके, रेंट पे मिल रही है, रेंट पे ले लेते हैं। ऐसी है। मशीन की लाइफ कितनी है? 5 साल। तो रेंट पे आप हर साल 25,000 पे करते हैं, इस्तेमाल करते हैं, वैसे भी 5 साल बाद खत्म हो ही जानी मशीन। ठीक हो गया। लेकिन 25,000 की किस्तें जमा करवाएंगे तो 5 सालों में कितने पैसे देंगे? 1,25,000। वैसे कितने की मशीन आ रही है? अब देखना यह है कि क्या मशीन बाय कर लेनी चाहिए या किस्तों पे लेनी चाहिए। तो ये फैसला कैसे करें? प्रेजेंट वैल्यू फाइंड कर लें। फर्ज करें जो रेट है, इंटरेस्ट रेट है वो 6%। क्या करना चाहिए? मशीन बाय करनी चाहिए या रेंट पे लेनी चाहिए? सोच लो सोच लो, शाबाश शाबाश। लिख रहे सबने कि नहीं? क्या आंसर आता है? 105,309। तो क्या करना चाहिए, बाय करनी चाहिए कि लीज पे? क्यों? बाय करने में कितने पैसे लगेंगे? और अगर लीज पे ली तो 1,05,000, वो महंगा पड़ता है। अच्छा जी, अगर बैंक का रेट बच्चों 8% हो, अगर बैंक का रेट 10% है, जल्दी करें। 6% नहीं है, बैंक का रेट 10% है। 9,4। अब क्या करना चाहिए? बैंक का रेट अगर 10% है, अब हमें फिर लीज पे लेनी चाहिए, बाय नहीं करनी चाहिए। क्या ये बात सबको समझ आ गई थी? अच्छा जी, अब कोई ऐसा रेट बताएं जिस पे आपको लीज और बाय दोनों ऑप्शन बराबर नजर आए। हाँ जी, 7.93। ठीक है जी, समझ आ गई बात सबको? मतलब 6% पे परचेज वाली ऑप्शन बेहतर है, 10% पे लीज वाली ऑप्शन बेहतर है, और 7.93 पे दोनों ऑप्शन क्या है? बराबर है। या आप ये समझ लें कि 7.93 पे दोनों ऑप्शन बराबर हैं। अगर रेट बढ़ाएंगे तो कौन सी ऑप्शन बेहतर होगी? और अगर रेट कम होगा? यहाँ तक की बात समझ आई? ठीक है, ये 7.93 पे दोनों बराबर है। रेट ऊपर जाएगा तो लीज वाली ऑप्शन, और नीचे जाएगा तो परचेज वाली ऑप्शन। बात है तो वही सबको।
अब बचे 21 क्वेश्चन और 22 करे था, बस जल्दी करें। अच्छा जी, और दोनों समझ आ गए कि नहीं आ गए? ये 6.11 करें जरा। अरे 14.05 ऑप्शन तो फिर कोई भी नहीं बनती। नहीं, हमने तो कहा नहीं था अभी अभी कि अगर रेट 14.05 से ऊपर होगा, तो आपने वो रेट निकाला जहां पे दोनों ऑप्शन बराबर हैं, ऐसी है। तो ये रेट ऊपर होना चाहिए तो लीज वाली ऑप्शन बेहतर है, नीचे होता तो बाय वाली ऑप्शन होती। और आप 14.05 से भी नीचे जाके 14 पे जा रहे हैं। अच्छा, 14.05 से ऊपर होता तो फिर वो तो 15% भी है, 16% भी है, 17% भी है। 14.05 में तो बराबर है। ये बात में लगी। शाबाश शाबाश शाबाश। देखो आपने दोनों को बराबर रखा ना, तो 14.05 पे तो दोनों ऑप्शन क्या हो गई हैं। और कंपनी क्या करना चाहती है? लीज, तो लीज वाली ऑप्शन कब बेहतर होगी? जब रेट 14.05 से ज्यादा होगा। तो ज्यादा तो 15 भी हो सकता है, 16 भी हो सकता है, और तो फिर 14 क्यों है? यहाँ पे पॉइंट ऑफ व्यू डिफरेंट है। यहाँ पे कंपनी लीज पे लेना नहीं चाहती, लीज पे देना चाहती है। पढ़ लो जरा ध्यान से। ये कंपनी बाय नहीं करना चाहती, ये किसी और को किस्तों पे देना चाहती है। तो इसके लिए 14.05 से नीचे वाला ऑप्शन जो होगा वो क्या होगा? बेटर होगा। यहां तक की बात लगी। लेने वाले के लिए 14.05 से ऊपर वाला ऑप्शन बेहतर होता। समझ रही है? जिसने लीज पे लेनी है चीज, उसका रेट अगर 14.05 से ऊपर होता तो वो लीज पे उसको सस्ती पड़ती। लेकिन ये कंपनी लीज पे दे रही है चीज,
तो इसको 14.05 से नीचे रेट हो और ये किस्तों पे किसी को बेवकूफ बना दे, तो इसके लिए क्या है फायदा? तो समझ आ गई बात? तो इसलिए यहाँ पे 15, 16, 17 की बजाय क्या आना है कि 14.05 से नीचे नीचे आंसर रहेगा, क्योंकि 14.05 पे तो बराबर है, दोनों ऑप्शन बराबर है, तो उससे नीचे आंसर रहेगा तो उस कंपनी के लिए फायदा है, लेने वाले के लिए नुकसान, क्योंकि लेने वाले को चाहिए कि वो बाय कर ले, किस्तों पे ना ले। क्या यहां तक की बात समझ आ गई? अच्छा जी बच्चों, आखिरी टॉपिक रह गया हमारा फाइनेंस का, परपेचुटी। डेफिनेशन लिखे शाबाश। हाँ जी। अच्छा, अब बच्चों यहाँ पे आपको प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एनुटी का फार्मूला तो पता है कि नहीं पता? अब उसमें लिखा हुआ है कि नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट जो होंगी वो क्या होंगी? इन्फिनिट। अब जरा देखिए गौर से, अज्यूम करें आपका जो इंटरेस्ट रेट है वो है 10%। इंटरेस्ट रेट क्या है? और नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट है 10। नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट क्या है जी? 10। तो बच्चों मुझे ये वाला जो फैक्टर है ना, सिर्फ और सिर्फ ये वाला फैक्टर, 1 + r⁻n, सिर्फ इसका आंसर बताएं क्या आएगा? 0.3855। और अगर किस्तें 10 की बजाय 100 हो जाए, 7.3, 10⁻⁻5। अच्छा जी। और अगर किस्तें 1000 हो जाए, 4.048 -42। और अगर एन की वैल्यू 10,000 हो जाए, और अगर एन की वैल्यू 1 लाख हो जाए, और अगर एन की वैल्यू इन्फिनिटी हो जाए, तो ये बात समझ आ गई? इस तरह की बात पहले कहीं पड़ी हुई है? कहाँ? पता नहीं किसे पड़ी। हाँ जी, मीडियन में। मीडियन में पढ़ा था इस तरह का इतना बड़ा फार्मूला मीडियन है, इंडेक्स नंबर में है, मॉड में, लीनियर प्रोग्रामिंग में है। अच्छा जी, तो अगर बच्चों एन इन्फिनिटी हो गया, अगर एन इन्फिनिटी हो गया तो 1 + r⁻n क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। तो बच्चों ये फार्मूला इस तरह से लिखा जाएगा। ये 0 समझ आ रहा है कहाँ से आया? और ये सिंप्लीफाई होके ये बन सकता है। चेक कर लो, चेक करो, चेक करो, चेक करो। तो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एनुटी का फार्मूला बन जाएगा R/R। ये बात सबको समझ आ गई? R/। अच्छा, ये वाला फार्मूला किस सिनेरियो में यूज होता था बच्चों? आवाज नहीं आई। जब एक एनुअल इंस्टॉलमेंट होती थी, ऐसी है। और अगर जब पीरियोडिक इंस्टॉलमेंट होती थी, R/M। ऊपर तो R ही आएगा, नीचे क्या आ जाएगा? R/M आ जाएगा। ये बात लगी? वो वाला फार्मूला एनुअल इंस्टॉलमेंट के लिए और ये वाला फार्मूला पीरियोडिक इंस्टॉलमेंट के लिए। दोनों समझ आ गई थी?
अच्छा, अब बच्चों आपको याद होगा एनटी ड्यू में यहाँ पे 1 + r का फैक्टर लगता था बाहर। ये तो ऑर्डिनरी है ना, तो ड्यू में और ऑर्डिनरी में फर्क क्या था? आर और आर तो ये आ गया समझ। बाहर क्या लगेगा? 1 + r अगर ड्यू हुई तो वो सिंप्लीफाई होके क्या बन जाएगा? आर और आर प्लस आर कहां से आ गया? नहीं समझ आई। क्लियर है? सारे फार्मूले नोट कर लिए। और अगर ड्यू के अंदर पीरियोडिक इंस्टॉलमेंट हो, सारा फार्मूला नोट कर लिए कि नहीं? अब बच्चों इस परपेचुइटी का कंसेप्ट समझते हैं। फर्ज करो आज आपने बैंक में 10,000 रुपये रखवाया। कितने पैसे रखवाए? और बैंक ने आपको ऑफर किया 10% रेट एनुअल। रेट क्या ऑफर किया? तो साल बाद आपके अकाउंट में कितने पैसे होंगे? कितने पैसे होंगे? 1100। 1100, 11,000। आपने उसमें से 1,000 निकलवा लिया, पीछे कितने रह गए? वो 10,000 2 साल बाद क्या बन जाएंगे? सोचो सोचो सोचो, वो क्या बन जाएंगे? उसमें से कितने निकलवा लिए, पीछे कितने रह गए? और वो 3 साल बाद क्या बन जाएंगे? 1,000 निकलवा लिया, कितने बच गए? वो 4 साल बाद क्या बन जाएंगे? क्या ये सिलसिला 50 साल बाद रुक जाएगा? ये कब तक नहीं रुकेगा? जब तक आप सारे पैसे ना निकलवा लो। जब तक आप 1,000 रुपये निकलवाते रहेंगे ना, ये सिलसिला कभी नहीं रुकना। नहीं बात समझा? 1,000 रुपये निकलवाते रहे, पूरी जिंदगी ये सिलसिला चलता रहेगा। क्या ये 1,000 साल बाद खत्म हो रहेगा? नहीं बात समझा रही? तो क्लियर है? तो बच्चों ये जो 10,000 आज आपने जमा करवाया ये क्या चीज है? अब बोलो तो सही, जरा सोचो, इस सारे सिनेरियो में आर क्या है? इंस्टॉलमेंट क्या है? इंस्टॉलमेंट की वैल्यू क्या है? 10,000 है। अन्य इंस्टॉलमेंट मर गए मर गए मर गए, इंस्टॉलमेंट नजर ही नहीं आ रही। नहीं ना नजर आ रही? कितने नजर आ रही? कितनी है? 600। 600 है। हाँ, तू तो नोट चंगे जो बना ना, तेरे तो बड़ी जरूरत है। हाँ, पार्किंग में तुम दसा जिथे तू जाना करना। साइकिल है? नहीं नहीं, तू पैदल ना जा, तेरी मेहरबानी, क्योंकि तू अगले 6-7 साल जाना है। मैं तुम्हें देना गड्डी, तेन मैं गड्डी थले ना दिया। हाँ जी। इंस्टॉलमेंट इसमें इस सवाल में कितनी है बच्चों? 1,000। और रेट क्या है? तो इस फॉर्मूले में वैल्यू पुट करेंगे तो आंसर क्या आएगा? ये 10,000 क्या चीज है? ये वो प्रेजेंट वैल्यू है जो आज आप जमा करवाएंगे। तो ये बात सबको समझ आ गई? अच्छा जी, अगला सिनेरियो, अगर आपको आज टोटल पैसे दे दिए जाए 10,000 और आपसे कहा जाए कि इंस्टॉलमेंट निकालें, वो भी निकलेगी? निकाले जरा। नहीं समझ आई? और अगर बच्चों आपको प्रेजेंट वैल्यू भी दे दी जाए, इंस्टॉलमेंट भी दे दी जाए और कहा जाए रेट फाइंड करो, होएगा? क्या करो, शाबाश शाबाश शाबाश। कर लिया? अच्छा जी, अब बच्चों ऐसा हो सकता है
कि आई कैप आपको सवाल दे कि एक बंदे ने बैंक से पैसे निकलवाने हैं 5 साल बाद पहली दफा। कब पैसे निकलवाने हैं? 5 साल बाद। साल बाद नहीं निकलवाने। कब निकलवाने हैं? और अगली किस्त 6 साल बाद। उससे अगली किस्त 7 साल बाद। उससे अगली किस्त। आज बताएं जीरो पे आपको बैंक में कितने पैसे जमा करवाने चाहिए कि आप 5 साल बाद पहली किस्त निकलवा सके? क्या ये आंसर निकाल सकते हैं? और रेट आपका 10% है। रेट क्या है? 10% है। अब परपेचुटी का फार्मूला का आंसर क्या आता है? परपेचुटी का फार्मूला लगाएं। आंसर क्या आता है? 10,000। अब कमाल ये नहीं है कि आंसर आपका 10,000 आ गया। ये आया कहाँ पे, ये बताना है आप। ये 4 पे आया कि 5 पे आया? 5 पे कब आता? 5 पे कब आता? मर गए सारे, मर गए, मर गए, मर गए। 2 दिन पहले जवाब दे रहे थे, आज गए। 5 पे आंसर कब आता है? आवाज नहीं आई। जब ड्यू का फार्मूला लगाएंगे तो आंसर कहाँ पे आएगा? 5 पे। अगर आपने लगाया ऑर्डिनरी का तो आंसर 1 साल पीछे आएगा। कहाँ पे आंसर आएगा? हमें आंसर 4 पे नहीं चाहिए। दौर बेटे मुत थोड़े। आंसर कहाँ पे चाहिए? 0 पे चाहिए। चलो, तुसी करोगे बेड़ा गर्क, मुझे पता है। पास होने वाले और फेल होने वाले बैठे हुए हैं। मतलब हर बच्चा यही समझ रहा है कि मैं तो हो जाना पास। फेल होने वाले एलियंस ने। हमारी क्लास में तो अल्हम्दुलिल्लाह कोई भी फेल नहीं होगा, है ना। सारे ही सोच के बैठे, शाबाश। सही सही सही। सारे ने एक दूसरी तस्वीर अपने गैलरी च साम के रखो, क्योंकि कल तुम वे वे के हंसना है। यह भी कहता ही मैं पास हो जाऊंगा। हाँ, मैं दवाई देना, ठहर जा। हाँ जी। आंसर निकाले जरा, शाबाश। हाँ जी, तो बोलो तो सही। 6830.1। तो यहाँ तक की बात लगी सबको? तो ये बच्चों डेफर्ड परपेचुटी का सवाल इस तरह से आपको आ सकता है कि पहली किस्त आज नहीं चाहिए, 5 साल बाद चाहिए। तो बताएं आज आप कितने पैसे जमा करवाएंगे कि आप पहली किस्त 5 साल बाद निकलवा सकते हैं? तरीका समझ आ गया? परपेचुटी का आंसर निकाल लेंगे, लेकिन वो पता होना चाहिए कहाँ पे आया है। उसको फिर उठा के 0 पे लेके आए। तो क्लियर है सबको? चलो जी बच्चों, आज अपने घर जाके आई कैप की बुक के चैप्टर नंबर 6 से जितने सवाल हैं सारे कर लेने हैं। फाइनेंस आपका खत्म हो गया। कल आपने शुरू करना है प्रोबेबिलिटी। तो कल कोई लेट आया ना, वो गया।
ठीक है नहीं, आई कैप की बुक का चैप्टर नंबर 6 कंप्लीट कर लेंगे कल जाके। चलो जी, कल प्रोबेबिलिटी शुरू हो जाएगी हमारी।